नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा नोबल एकेडमी नरवाना से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके सामने आज मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी कि धातु और अधातु का दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि पहली वीडियो आपको हेल्पफुल होगी और आपने उसको अच्छे से देखा होगा। तो उसी के चलते अब आज हम जो तत्व हमारे रह गए थे वहीं से शुरू करेंगे। तो आइए, आज का हमारा पहला मेटल यानी कि पहली धातु है यूरेनियम, यानी कि जिसका सिंबल है यू। कि हमारी पहली धातु, पहला के पास जो मेटल है वो होगा यूरेनियम। अब यूरेनियम तत्व है क्या चीज, क्या उसका उपयोग है, वो सारी चीज हम इस वीडियो में आज समझेंगे। तो यूरेनियम के अंदर सबसे पहले चीज नोट करनी है, ये एक रेडियो तत्व है, या हम क्या कहेंगे, इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब यहां से हमें एक शब्द मिला है, इसका क्या नाम है, रेडियो एक्टिव। अब ये रेडियो एक्टिव क्या होगा, क्यों हमने इस चीज को यहाँ पर लिखा है, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले रेडियो एक्टिव को समझने से पहले एक चीज आपको याद रखनी है, रेडियो एक्टिव कोई भी लाइट, कोई भी चीज, आप फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज मानकर चलते हैं, आपके पास मान लो सूरज है, आपके पास ये है सूर्य। अब सूर्य आपको लाइट देगा, इतना तो हम पढ़ते हैं, वे सूर्य क्या करता है, हमें रोशनी देता है, लाइट देता है। अब लाइट में से आते हैं तीन प्रकार की किरणें, एक तो होंगी अल्फा किरणें जिसको हम कहेंगे अल्फा रेज, एक होगी बीटा किरणें जिसको हम कहेंगे बीटा रेज, एक आपके पास होगी गामा किरणें जिसको हम कहेंगे गामा रेज। तीन प्रकार की आपके पास किरणें हैं यानी कि रेज है, अल्फा बीटा गामा। ये तीनों ही किरणें आपकी लाइट में से आती है। जरूरी नहीं है अगर मैंने सूरज बनाया तो वो सूरज से ही आए, चाहे आपकी एक सिंपल टॉर्च ही क्यों ना हो, वहां से भी किरणें आती ही आती है। एक तो इस चीज को याद रखना है। दूसरा, तीन किरणें तो हमने देख ली, अब तीनों किरणों का भी हमें पता तो होना चाहिए कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्फा किरणें आपके पास सबसे अच्छी और जो कि आपके पास सबसे हेल्पफुल यानी कि आपकी लाभदायक किरणें होती है। एक तो इस चीज को आपको याद रखना है। हम एक चीज पढ़ते हैं कि सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है, यानी हमारे विटामिन डी की कमी को कौन पूरा करता है, सूर्य की किरणें। अब सूर्य की तो तीन किरणें हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। तो अल्फा किरणें ऐसी किरणें हैं जो हमारे शरीर में क्या करती है, ये विटामिन डी की कमी को पूरा करती है। और यहां से एक चीज आपको जरूर याद रखनी है, विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होता है। तो यानी कि धूप जब हमारे ऊपर आएगी तो वो सिर्फ उसको जनरेट करता है, तो इसीलिए इस चीज को भी यहाँ ध्यान रखना है। ये बात तो अल्फा की थी। बीटा किरणें क्या होता है, ये किरणें पृथ्वी पर त्वचा कैंसर यानी कि स्किन कैंसर करती है। एक तो इस चीज को याद रखना है, जो बीटा किरणें हैं वो हमें क्या बीमारी दे रही है, स्किन कैंसर। आपके पास एक त्वचा कैंसर नाम की भी बीमारी मौजूद है। अब बीटा किरणें अगर हमें स्किन कैंसर दे रही है, ऐसे तो किरणें तो गिर रही है, फिर तो सबको ही स्किन कैंसर होना चाहिए। देखो वो चीज अलग है, अपनी अपनी अलग अलग बॉडी की अलग अलग स्टेमिना है। लेकिन यहाँ पर बीटा किरणें जो है वो सारी की सारी पृथ्वी पर नहीं आती। ये कितनी आएगी, ये बीटा किरणें आपके पास आधी तो पृथ्वी पर आएंगी और आधी पृथ्वी पर ही ये रोक ली जाएंगी। अब क्वेश्चन उठता है, अगर ये रुकती है तो इन्हें रोकता कौन है, एक तो बीटा किरणें और एक गामा किरणें। गामा किरणें कभी भी पृथ्वी पर इसकी किरणें नहीं पड़ती, इनको रोकता कौन है, तो उस चीज को याद रखना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा,
ओजोन यानी कि O3। ओजोन एक परत है जो किस पर चढ़ाई जाती है, सूर्य यानी सॉरी आपकी पृथ्वी के ऊपर ओजोन की परत चढ़ती है। और जो भी ये किरणें हैं, इनको जो हार्मफुल किरणों को रोकता है, वो कौन रोकेगा, आपके पास ओजोन। एक तो ये चीज याद रखनी है। अब माइंड में मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया, अल्फा किरणें क्या होंगी, बीटा किरणें क्या होंगी और गामा किरणें क्या होंगी। ये बात तो आपकी रेज यानी आपकी किरणों की बात है। नेक्स्ट जहां से हम थे वहीं पर हम उसी पॉइंट पर चलते हैं। आपके पास क्या था, रेडियो एक्टिव तत्व यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहेंगे, जो अल्फा बीटा गामा किरणों को छोड़ता है या फिर मिट करता है। जो अल्फा बीटा गामा किरणों को एमिट यानी कि छोड़ता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव तत्व। अब ये सारी स्टोरी मैंने इसलिए आपको बताई, देखो लिखने को मैं इसको आपके पास डायरेक्ट लिख देती, पर एक आपको आइडिया आना बहुत जरूरी है कि अल्फा क्या है मैडम, बीटा क्या है, गामा क्या है, किस चीज में इसका उपयोग है, इनसे क्या नुकसान है, क्या आपको फायदा है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको इस चीज को अच्छे से बता दिया। अब इस चीज के लिए आपको अब माइंड में पता चल गया रेडियो एक्टिव है क्या। अब यूरेनियम का एक तो ये याद रखना है कि इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दूसरा हम क्या याद रखेंगे, इसे येलो केक, यहाँ पर एक नया नाम आया येलो केक। अब आप सोचो कि ये खाने वाला केक है, नहीं भाई ये कोई खाने वाला केक नहीं है। येलो केक से मतलब है कि जो यूरेनियम है उसका रंग थोड़ा सा आपके पास येलो कलर में होता है, और उसी से इन्होंने इसकी विशेषता देखकर इसको क्या नाम दिया है, येलो केक। इसे येलो केक भी कहा जाता है। एक तो साथ में ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, जहां कहीं भी ये शब्द दिखे ना रेडियो एक्टिव, वहीं से समझ जाना इसका मतलब होगा उसका उपयोग कहीं ना कहीं विस्फोट यानी कि आपके बम एक्सप्लोजिव में होगा ही होगा। तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, इसका उपयोग बम विस्फोट में किया जाता है। इसका उपयोग बम विस्फोट में किया जाता है। अब जीता जाता अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, आप कैसे देख सकते हो, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। जापान का सीन सुना था, हिरोशिमा और नागासाकी में बमबारी हुई थी, काफी लोगों की वहां पर मृत्यु हुई थी, और वो बम कौन सा था, आपका यूरेनियम का ही था। तो इस तरीके से भी आपको यूरेनियम के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, यूरेनियम के अयस्क, यूरेनियम के अयस्क यानी कि और ऑफ यूरेनियम। देखो और पे क्वेश्चन बेटा बहुत पूछते हैं, बहुत ज्यादा ही पूछते हैं कि ये अयस्क ये किसका है, ये अयस्क किसका है, या किस तत्व का क्या अयस्क है। अब माइंड में आएगा ठीक है मैडम ये तो हम पढ़ लेंगे भी इसका और ये है, पर हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि और यानी कि अयस्क कहते किसे हैं। तो माइंड में ध्यान रखना है। और आपके पास क्या होगा कि और एक सोच लो, आपके पास एक पत्थर का टुकड़ा है, आपको पत्थर का टुकड़ा मिला, उसमें से आपने उस चीज को काट कर क्या कहा, ये तो यूरेनियम बना। यानी जहां से इस चीज को प्राप्त किया जाए उसे ही क्या कहेंगे, और यानी कि अयस्क। अब यूरेनियम का अयस्क होगा आपके पास एक, उसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, पिच ब्लेंडे। इसका एक दूसरा नाम भी है यूरेनेनाइट। अब माइंड में इसको सेट रखो, यूरेनेनाइट को तो हम दिमाग में रख लेंगे कि यूरेनेनाइट आपका किसका अयस्क है यानी किसका और है, तो माइंड में क्या आएगा, यूरेनियम का। लेकिन अगर मैंने पूछा पिच ब्लेंडे किसका और है, तब दिमाग में नहीं आएगा, यानी तुक्का इसमें नहीं चलेगा। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है, यूरेनियम का। ये बात थी आपके पास यूरेनियम की। अब नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट होगा, सेकंड लिखो थोरियम यानी कि TH। ये बात तो थी आपके पास यूरेनियम की, ये होगा आपके पास थोरियम।
अच्छा, थोरियम के अंदर भी आपको क्या याद रखना है, जितने भी हमारी धातु बची हैं वो बची हैं आपकी रेडियो एक्टिव। ध्यान से करनी है, ध्यान से सुननी है। थोरियम के अंदर भी क्या लिखेंगे, ये भी एक रेडियो तत्व है। अब मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है कि रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहेंगे, अभी ब्रीफली आपको अच्छे से पूरे एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। तो एक तो इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा, ये अत्यंत प्रदूषण करता है। अब माइंड में रहेगा प्रदूषण तो पता नहीं कितने तत्व करते हैं, तो यहाँ मैंने स्पेशल पोल्यूशन की बात कही क्यों है। एक क्वेश्चन आता है, आपके पास झारखंड और केरल के तटों पर, जो वहां के तट हैं वहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण है, तो क्या रीजन है, उसमें आएगा बच्चों थोरियम। थोरियम का यूज देखो, जैसे कि मैंने बताया रेडियो एक्टिव में करते हैं। जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वहां पर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। जो वहां से पोल्यूशन डस्ट निकलता है उसमें थोरियम जो है वहां पर प्रदूषण करता है। तो इसलिए इसको क्या ऐड करोगे, ये अत्यंत प्रदूषण करता है। कहां पर, अगर जगह भी मेंशन हो तो झारखंड और केरल के तटों पर, झारखंड और केरल के तटों पर। एक तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि ये बात तो थोरियम की। देखो थोरियम में ज्यादा कुछ नहीं है, इनसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा रेडियो एक्टिव तत्व निम्नलिखित में से कौन कौन से है। माइंड में रखना है, एक तो यूरेनियम, एक थोरियम, या फिर थोरियम एक डैश डैश इस प्रकार का तत्व है। तो इस तरीके से आपको ये आना चाहिए। पोल्यूशन का भी कम पूछते, इतना नहीं पूछते। ये बात आपकी कुछ मेटल्स। अच्छा एक चीज और, एक आपके पास आता है टाइटेनियम, एक आएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम क्यों याद रखना है, देखो टाइटेनियम का रोल आपके पास होता है, ये क्या बनाएगा, जितनी भी आपके पास आपकी जो हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं, हड्डियां भी क्या आपके, सोच लो कई बार ऐसी कोई सीन हो, ऐसा सिचुएशन हो कि बॉडी पार्ट्स को काट दिया जाता है आपके हाथ पैर को, तब वो जो नकली आर्टिफिशियल लगते हैं वो किसके बनते हैं, वो आपके पास टाइटेनियम के बनते हैं। टाइटेनियम का रोल बेटा इस चीज में बहुत ज्यादा है। एक, आपके पास जितने भी आर्टिफिशियल कोई भी शरीर का अंग जो लगा हो वो किसका बनेगा, टाइटेनियम का। दूसरा, आपके पास ये होता है ना जो बक्कल, आपका जो जबड़ा बनता है नकली का, वो भी किसका बनता है, टाइटेनियम का। कोई भी ऐसी चीज जो पानी में काफी समय तक रहे लेकिन फिर भी वो खराब ना हो, ना वो गले ना सड़े, वो सारी किसकी बनेगी, टाइटेनियम की। टाइटैनिक मूवी का नाम सुना है, वो मूवी तो हमने बहुत सुनते हैं हम। तो उसी से एक चीज और याद रखना, आपके पास जो जहाज होते हैं, जहाज देखो हम देखते हैं एक नीचे वाला एरिया है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये जहाज है, इतना जहाज आपका हमेशा पानी में रहता है। ऊपर वाला अलग है जो नीचे रहता है, जितना ही नीचे पानी में रहता है ये भी किसका बनता है, आपके पास टाइटेनियम का बनता है। तो इस चीज को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसको नोट करते हैं, लिखो सारे कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल शरीर के अंग जैसे नकली हाथ या पैर किसी से बनाए जाते हैं। तो इस चीज को याद रखना है कि आपके पास जितने भी आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स होंगे वो किसके बनेंगे, वो बनेंगे आपके पास टाइटेनियम के। और इस चीज को भी याद रखना है, ये पानी में खराब नहीं होता, यानी कि ना गलता ना ही सड़ता। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। ये बात तो आपके पास टाइटेनियम की थी, जहाज की भी, आपके बक्कल की भी, कुछ चीजें माइंड में आपको सेट रखनी है।
तो ये कुछ बात थी आपके पास टाइटेनियम धातु की। पुराने वेपन सुने, अस्त्र शस्त्र, वो चीजें भी किसकी बनती है आपके पास, टाइटेनियम। तो सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अच्छा, ये बात तो हमारे पास थी धातुओं की। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको क्या चीज याद रखनी है, आपके कुल तत्व। तत्व यानी कि एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल है हमारे पास 118, जिसमें से हमने इसको 3 भागों में बांटा है। एक तो धातु यानी कि मेटल्स, और एक अधातु यानी कि नॉन मेटल्स, और तीसरा होगा उपधातु यानी कि मेटलॉइड्स। मेटल, धातु, अधातु, उपधातु, तीनों चीज बारी बारी आपको करवाई जाएंगी। धातु टोटल होगी आपकी 93, अधातु होंगी आपके पास 18, और उपधातु होंगी 7। देखो, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं लगानी है, हर चीज स्टेप टू स्टेप आपको याद होगी। अब याद कैसे होगी, आपको 118 का डाटा याद रखना है। भी मैडम मुझे याद है 118, इनको मैं कैसे याद रखूं, आप याद रखना सिर्फ एक कौन सा, उपधातु, जो कि कितनी है, 7। अब 118 को 100 + 18 कर लो, 100 में से 7 तो आपके क्या आ गए, उपधातु। बचे कितने आपके पास, 93, वो जाएंगे धातु, और 18 क्या हुई आपके पास, अधातु। यानी डाटा आपको ऐसे नहीं है, थोड़ा स्मार्टली याद करना है। 118 है, 7 और बचे 93 धातु और उपधातु, और नेक्स्ट 18 बचे आपके पास अधातु, क्योंकि डाटा याद रखना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो, ये बात तो इनकी थी। अब धातु कर लिया बच्चों हमने कंप्लीट। अब हम किस पर आएंगे, आपके पास अधातु यानी कि नॉन मेटल्स। जितने भी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। अच्छा, धातुओं में हमने सब समझा। धातु किसे कहेंगे, वो क्या दान करेगा, क्या चीज वो ग्रहण करेगा, किस चीज के साथ रिएक्ट होकर वो क्या बनाएगा, और आपके पास वो चमकेगा नहीं चमकेगा, बिजली उत्पन्न करेगा नहीं करेगा, सारी चीज। अधातु धातु की एकदम विपरीत है। जो चीज आपकी धातु फॉलो करेगा, अधातु उस चीज को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्सेप्शन, हर अपवाद तो हर किसी चीज में मिलेगा, ऐसे ही अधातु में भी आपको कई अपवाद मिलेंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, अधातु में कुछ इसकी विशेषताएं लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे, अधातु, याद करो, पिछला याद करो, धातु में हमने इलेक्ट्रॉन्स का दान दिया था, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, अधातु यानी कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को ग्रहण यानी कि एक्सेप्ट करते हैं, और प्रोटॉन का दान यानी कि डोनेट करते हैं। एक तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो अधातु है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट, और प्रोटॉन को क्या करेंगे, डोनेट यानी कि दान। चलो, ये बात तो आपके पास अधातु की विशेषता थी। अब इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टी हम देखेंगे। क्या, एक तो अधातु कौन सी अवस्था में पाई जाती है, याद करो, धातु पाई जाती है आपकी सॉलिड यानी ठोस अवस्था में। किसको छोड़कर, अपवाद पारा यानी मरकरी पाई गई थी किसमें, आपके तरल अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट में। अब अधातु किसमें पाई जाएगी, अधातु गैस अवस्था यानी कि गैसियस स्टेट में पाई जाती है। एक तो इस चीज को याद रखना है कि आपके पास जो अधातु है, नॉन मेटल्स है, वो किस में पाई गई, आपके पास गैस अवस्था यानी कि गैसियस स्टेट। अपवाद यानी कि एक्सेप्शन,
अब जैसा कि मैंने बताया, बिना अपवाद तो इसमें कुछ है ही नहीं, हमें अपवाद ही तो ध्यान से करने हैं। तो एक्सेप्शन आपके पास आएगा ब्रोमीन का, एक आपके पास ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन तरल अवस्था में यानी कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास ब्रोमीन है वो किस में पाया जाएगा, आपकी तरल अवस्था यानी लिक्विड स्टेट। क्वेश्चन देखो दो तरीके से होते हैं। एक तो आपके पास पहला, ऐसी कौन सी धातु है यानी कौन सी मेटल है जो लिक्विड स्टेट यानी कि तरल अवस्था में पाई जाती है, तो पारा यानी कि मरकरी। दूसरा, ऐसी कौन सी अधातु है, नॉन मेटल है, जो किसमें पाई जाती है, तरल अवस्था यानी लिक्विड स्टेट, तब आंसर आएगा ब्रोमीन। और ब्रोमीन पर तो इतनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। अच्छा, ये तो लिक्विड में था, अब कुछ इसमें ऐसे भी एक्सेप्शन है जो सॉलिड में है। कौन कौन से लिखो, हीरा यानी कि डायमंड, अच्छा एक आपके पास होगा सल्फर, एक होगा आयोडीन, एक होगा फोस्फोरस। ये चार ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसी अधातु है जो किसमें पाई जाती है, आपकी सॉलिड स्टेट में। तो याद रखना, हीरा, सल्फर, आयोडीन, फोस्फोरस ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। तो एक तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा, ये चीज तो हमने पढ़ ली, इसकी और आपके पास जो धातु है और अधातु है उसका डिफरेंस क्या होगा। दूसरा, अब मुझे बताओ वो विद्युत का चालक था या कुचालक था। ठीक है, चालक यानी कि कंडक्टर। तो आपके पास मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि जो धातु है वो विद्युत और ऊष्मा की अच्छी सुचालक है। और नॉन मेटल अधातु क्या होगी, कुचालक। तो यहाँ पर एक पॉइंट और मेंशन करो, अधातु यानी कि नॉन मेटल्स विद्युत और ऊष्मा यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कुचालक होती है। हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, ये बात तो हमें आई समझ में, लेकिन अपवाद तो इसमें भी होगा। अब वो अपवाद ही तो आपको याद करना है, तो यहाँ पर नोट करो अपवाद यानी कि एक्सेप्शन। अब यहाँ एक्सेप्शन क्या होगा, ग्रेफाइट, जो आपके पास ग्रेफाइट है वो क्या है, सुचालक यानी कि कंडक्टर। सारे के सारे एक्सेप्शन आपको लगातार ध्यान से पढ़ते चलना है, चीजें याद अपने आप ऑटोमेटिकली होगी। अच्छा, ये चीज तो आपके पास क्या थी, ठीक है, हमें समझ में आया, वो चीज विद्युत और ऊष्मा की कुचालक है। एक याद करो, हमने धातु में क्या नोट किया था कि धातु जो होती है वो तन्य और लचीली होगी, यानी कि हथौड़े से पीटने पर वो आकार देंगी, टूटेंगी नहीं। और एग्जाम्पल क्या था, पिछला भूल के नहीं चलना, सोना यानी कि गोल्ड। और जो अधातु है इसको हथौड़े से पिटेंगे तो ये चीजें टूट जाएंगी। एक तो ये, तो दूसरा आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले यहां लिखो फर्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी कि H। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन देखो सबसे छोटा तत्व है, सबसे छोटा। और जो हाइड्रोजन है उसकी विशेषता भी उतनी ज्यादा है। वो कहावत नहीं सुनी आपने, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो वाला काम है हाइड्रोजन का। इसकी विशेषताएं आपके पास बहुत ज्यादा है। अब वो विशेषता क्या है,
सबसे पहले तो इसमें नोट करो, इसकी परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, जिसका सिंबल है Z, एक होती है। वैसे अब आप कहोगे मैडम अभी क्या नया शब्द लिया है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। देखो डिस्क्रिप्शन में तो बेटा ये आएगा आपके फर्स्ट दूसरे वाले चैप्टर में, तो वहां पर इसको बेसिक से अच्छे से करवाया जाएगा। इस चैप्टर में इसकी खुल के बात यहाँ नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे ही तत्व की खोज की गई थी, लाइन से आपके तत्वों को रखा गया था, तो जैसे लाइन से रखा गया उनके आकार, उनके वजन के अकॉर्डिंग, उसे ही हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में हमें रोल नंबर मिलते हैं ना, जिसने पहले एडमिशन करवाया 1 2 3 4, सेम उसी प्रकार से आपके एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ पर मैडम ठीक है, हमें समझ में आया कि परमाणु संख्या क्या है, आपके पास 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन सबसे छोटा तत्व है और सबसे पहले ये प्राप्त हुआ था, तो सबसे पहले नंबर पर है। और द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर। अब कहोगे ठीक है मैडम एटॉमिक नंबर तो आया समझ में, अब ये मास नंबर क्या है? मास का मतलब तो होता है वजन। अब इसका वजन हमें बताना है, वो चीज यहाँ पर नहीं है। देखो ये डिस्क्रिप्शन में आपके पास आएगा चैप्टर नंबर आपका जो नेक्स्ट होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना, उसमें इसको अच्छे से पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने आएंगे कि अच्छा ऐसे हुआ था, ये चीजें वैसे होंगी, तो वो चीज तब वहां पर आएगी। बस यहाँ पर एक बार के लिए इसका वजन ही मान के चलो, किसका वजन क्या होगा, जिसका सिंबल होता है ए, एक ही होता है। तो इस चीज को भी याद रखना, इसके पीछे ना एक राज छुपा है। राज कैसा मैडम, कि एटॉमिक नंबर ठीक है 1 है, वजन भी इसका 1 है। देखो किसी भी तत्व का आपके पास, जैसे मैंने बताया कुल तत्व कितने हैं, 118। 118 में से कोई तत्व ऐसा नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या और मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या, कोई आपके पास ऐसा तत्व नहीं है जिसकी दोनों ही चीज क्या हो, सेम। इसकी डिफरेंट है, जो आपके पास मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। इकलौता हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होगी, सेम होगी। अब ठीक है इतनी चीज हम याद कर ले कि सेम होगी, लेकिन वो क्यों होगी, किस कारण होगी, यही चीज हमें यहाँ पर याद रखनी है। अब यहाँ पर एक बार तो आप शॉर्ट में इसको लिख के चलो, इसका रीजन तो मैं अभी बता देती हूँ, पर वो रीजन भी आपका परमाणु ही चैप्टर में आएगा। क्योंकि हमारा जो एटम है, परमाणु है, जितना छोटा कण दिखता है उसकी विशेषता उतनी तो बड़ी है। ऐसी थोड़ी पूरी दुनिया एटम से मिलके बनी है, कुछ तो उसमें विशेषता है तभी तो बनी है। अब एटम के अंदर 3 कण पाए गए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उन सब की ही बात आपकी उस चैप्टर में होगी। अभी यहाँ क्या याद रखना है, हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, बाकी दुनिया के हर चीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, क्या हाइड्रोजन इकलौता तत्व है, यानी कि ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास जो हाइड्रोजन है वो इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा। अच्छा ये बात तो हमने इसकी बेसिक कर ली। अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। अब कहोगे मैडम आवारा तत्व का क्या मतलब है? आवारा हम किसे बोलते हैं कॉमनली, जो इधर उधर घूमता है, जिसको कोई काम ना हो।
अब ऐसा तो नहीं है हाइड्रोजन को कुछ काम नहीं है, लेकिन यहाँ आवारा तत्व की उपाधि से इसलिए दी गई है। आप कोई फॉर्मूला देख लो, फॉर एग्जाम्पल आपने CH4 देखा, ये एक मीथेन है, इसमें भी क्या पाया गया, हाइड्रोजन। मैं कहूं आपके पास कोई भी एक फॉर्मूला है, कोई भी, सब में हाइड्रोजन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक कार्बन जो है, जैसे कि कार्बन का पढ़ते हैं, कार्बन बॉन्ड बनाता है, सब में आपको मतलब ये चीज मिलेगी, तो उसके साथ हाइड्रोजन भी मिलता ही मिलता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आवारा तत्व। एक तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी है। दूसरा, पूरे ब्रह्मांड में, देखो यहां से ना आपको तीन चीज अच्छे से याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। एक बात आती है आपके ब्रह्मांड की, आपकी यूनिवर्स की। दूसरी आपके वातावरण यानी आपके एटमॉस्फेयर की। तीसरी भूपट्टी यानी कि आपकी जो अर्थ क्रस्ट है उसकी। तीनों में अलग अलग गैस पाई जाती है। जिस हिसाब का क्वेश्चन होगा उस हिसाब का आंसर देना है। अब आपसे पूछा गया पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आंसर आएगा हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछा गया कि पूरे वातावरण एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तब आएगा आपके पास नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछा गया आपकी अर्थ क्रस्ट, आपकी भूपट्टी में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तब आपका आंसर क्या आएगा, ऑक्सीजन। तीनों ही याद रखने हैं। यहाँ क्या होगा, पूरे ब्रह्मांड में ये गैस सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इस तरीके से भी आपको हाइड्रोजन को याद रखना है। अच्छा, एक आपके पास शब्द आता है, एक लिखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 समस्थानिक। अब उससे पहले आपको पता भी तो होना चाहिए आइसोटोप यानी समस्थानिक क्या है। तो थोड़ा सा एक रफली समराइज के लिए मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि कुछ चीजें देखो चैप्टर वाइज टॉपिक डिवाइड होते हैं, कभी भी एक चैप्टर में हर चीज नहीं आती। तो इसीलिए बस थोड़ा सा आपको पता भी तो हो जो शब्द लिखा है उस शब्द का मतलब क्या है। तो बस इसी चीज को करने के लिए एक चीज समझो, Z A। अब आप कहोगे ये क्या लिखा है, A का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर। अच्छा, एक Z होगा परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, और X का मतलब होता है तत्व। तत्व यानी कि एलिमेंट। अच्छा, ये चीज तो मैंने बताई, X का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, Z का मतलब क्या है, इतनी चीज हमें समझ में आई। अब इसका रोल क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, मान लो आपके पास Li लिथियम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी मर्जी से कोई एक तत्व ले लिया, लिथियम। पहले तो याद रखना है जितने भी एलिमेंट्स है लाइन से कम भी आपको 1 से लेकर 20 तक तो याद होने ही होने चाहिए। उस चीज को तो याद आपको करना है। पर उसमें से एक मैंने तीसरे नंबर का तत्व चूज किया है, लिथियम। अब जिसका सिंबल है Li, हम यहाँ सिंबल ही लिखते हैं जहां पर X है। अब Z यानी परमाणु संख्या, वो कितने नंबर पर आता है, अभी बताया मैंने आपको, 3 पर। द्रव्यमान संख्या उसके 7। ठीक है, अभी हमें याद नहीं है उसकी द्रव्यमान क्या है, लेकिन मैं अभी के लिए एग्जाम्पल देके आपको बता रही हूँ। 3 उसकी परमाणु संख्या, 7 उसकी द्रव्यमान संख्या। इतनी चीज तो आई समझ में, यानी इस तरीके से किसी तत्व को लिखा जाता है। तो ये चीज आइसोटोप कहेंगे किसे, इसको याद रखना। टॉप मतलब ऊपर, टॉप मतलब ऊपर। आइसोटोप पूछा है, टॉप यानी ऊपर वाली चीज में कुछ डिफरेंस है, कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी कैसे, यानी कि आपके पास ऊपर वाली चीज अलग होगी, नीचे वाली सेम होगी। इसकी डेफिनेशन भी क्या होगी, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखो। आइसोटोप्स किसे कहेंगे, आइसो, टॉप्स ही किसे कहेंगे जिसमें
ऊपर अब देखो क्या है, द्रव्यमान संख्या, जिसमें द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर अलग होता है, लेकिन परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर एक समान हो, उसी चीज को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स माइंड में रखना है, किसे कहेंगे, देखो बेटा ये चीज वैसे रिपीट आएगी, लेकिन फिर भी माइंड में आइसोटॉप का पता होना चाहिए। समस्थानिक, टॉप यानी ऊपर वाला, ऊपर होता है आपका मास नंबर अलग हो, परमाणु संख्या सेम हो। ये चलो डेफिनेशन है, लेकिन इसको कैसे याद करना है, बैक टू द पॉइंट। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। अब 3 आइसोटॉप्स आपके पास कौन कौन से होंगे, यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। एक तो होगा प्रोटियम, एक होगा ड्यूटेरियम, और एक होगा ट्रीटियम, जिसका सिंबल है 1H1 1H2 1H3। तीनों के तीनों आपके पास ही आइसोटोप। आप देखोगे नीचे वाले नंबर तो सेम है, यानी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले नंबर क्या होंगे, डिफरेंट यानी कि अलग, 1 2 3, बस इसे ही आइसोटोप कहेगी। एक तो ये याद रखना है। दूसरा जो ये वाला है आपका ड्यूटेरियम, इसका प्रयोग कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर बनाने में किया जाता है। जो इसका यूज है वो किस में किया जाता है, हार्ड वाटर, कठोर जल। अब आप कहोगे मैडम ये हार्ड वाटर क्या होता है, पानी तो पानी होगा, क्या हार्ड क्या सॉफ्ट। पानी देखो आपके पास 2 प्रकार के हैं, एक हार्ड वाटर, एक सिंपल वाटर। जो ये होता है हार्ड वाटर, इसका उपयोग आप नॉर्मली पीने में या फिर इसके खाना वगैरह बनाने में नहीं कर सकते। इसका यूज होता है आपके मशीनरी कामों में, और जो चीज हमारे पास भी पीने को आएगी वो इसमें से कन्वर्ट होती है आपके पास। हार्ड वाटर डायरेक्टली आप यूज मतलब शरीर में नहीं ग्रहण कर सकते, इस चीज को याद रखना। और हार्ड वाटर का फॉर्मूला भी क्या होता है, हार्ड वाटर यानी कि कठोर जल, इसका फॉर्मूला होगा D2O, क्या कहेंगे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कई बार इसका साइंटिस्ट भी पूछा जाता है, क्योंकि भाई अलग ही चीज है। कठोर जल की खोज की किसने है, तो वो चीज भी याद रखनी है। इसकी खोज यानी कि इसकी खोज सी यूरे ने की थी। उस तरीके से भी इसको याद रखना है कि इसकी डिस्कवरी किसने की है, या फिर आपके पास इसका फॉर्मूला क्या है। तो ये सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात होती है हमारे पास हाइड्रोजन की। देखो हाइड्रोजन की हमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। वैसे किसी चीज को कितना ही पढ़ लो, किसका अंत है ही नहीं। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, आपके जो पूरे ब्रह्मांड है, पूरे विश्व है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में एक तो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से तो पानी भी बनता है, हाइड्रोजन से एसिड भी बनता है, काफी चीजें हैं जो हाइड्रोजन से बनती है। तो उस चीज को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, सेकंड लिखो, ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन गैस जो है वो भी क्या है, एक अधातु, नॉन मेटल। अभी अभी पढ़ा था ना, नॉन मेटल आपकी किस में पाई जाती है, आपकी गैसियस स्टेट में, आपकी गैस अवस्था में। तो ऐसे ही ऑक्सीजन क्या होगा, ये भी एक अधातु है जो गैसीय अवस्था में
पाई जाती है। दूसरा क्या होगा, इसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भी आपको याद रखनी है। क्या होगा, इसकी परमाणु संख्या, इसकी परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, जिसको हम किससे संबोधित करते हैं, Z से, कितना होगा, 8 होता है। और द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर 16 होती है। एक तो इस चीज को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किसकी परमाणु संख्या कितनी है, किसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है। ये बात तो थी आपके पास ऑक्सीजन की। दूसरा, ऑक्सीजन के जन्मदाता भी आपसे पूछे जाते हैं। देखो एक चीज मेरे से मिस होगी, उसको ऐड कर लो, हाइड्रोजन के भी बेटा आपसे पूछे जाते हैं। एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ही लिख लेना कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता, हाइड्रोजन के खोजकर्ता, उसको याद रखना है, क्या होगा, हेनरी कैवेंडिश। इस चीज को अभी याद रखना है कि हाइड्रोजन के जो खोज करता है, यानी कि उसकी खोज किसने की है, हेनरी कैवेंडिश जी ने की है। तो इस तरीके से भी इसको आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आएगा, इसकी खोज करता यानी ऑक्सीजन गैस किसने बनाई है। नाम तो बच्चों आपके आते हैं दो, पर एक नाम आपको अच्छे से याद रखना। एक तो आएगा शैली और एक आएगा जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले, दोनों ही नाम आपको क्या है, अच्छे से याद रखने हैं। एक तो आपके पास आएगा शैली, एक जोसेफ प्रिस्टले, और ज्यादा आपके पास कौन सा नाम आएगा, जोसेफ प्रिस्टले या अकेला प्रिस्टले। तो खोज ऑक्सीजन की प्रिस्टले ने की है। अच्छा, अगर हम हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा पूछे तो क्या लिखेंगे, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग, कई बार तो बच्चे बोल देते हैं उसको कोई 21.6, कई बार उसको 22 भी बोल देते हैं, तो याद रखना 21.6% या 22% होती है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना जो है वो आपके पास ऑक्सीजन पाया जाता है। अच्छा, एक चीज आप जरूर याद रखना, आपके जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर, तो इतना तो कॉमन सेंस वाली बात है, ऑक्सीजन तो उसमें से आएगी ही आएगी, पर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस उसमें भरी जाती है, तो उस चीज को लिखो, कृत्रिम सिलेंडर, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर में, जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम गैस का भी प्रयोग किया जाता है। हीलियम गैस का भी प्रयोग किया जाता है। एक तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है भी किसका यूज किस चीज में किया जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस यूज होगी, हाइड्रोजन। कई बार क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, एक सूरज है यानी आपके पास सन, सूरज पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है, तो आएगा तो आंसर इसका भी क्या, हाइड्रोजन। पर हाइड्रोजन गैस ठीक है सूरज पर है और सबसे ज्यादा मात्रा में भी है, पर साथ ही हाइड्रोजन के साथ ऐसी कौन सी गैस है जो सूर्य यानी कि सूरज पर पाई जाती है, तो कौन सी होगी, याद रखना है, हीलियम। ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन के साथ
सूर्य पर ऐसी कौन सी गैस है जो पाई जाती है, तो कौन सी होगी, हीलियम। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये बात तो कुछ किसकी थी, ऑक्सीजन की। नेक्स्ट आपके पास आएगा कार्बन। नेक्स्ट थर्ड लिखो कार्बन। देखो कार्बन ऐसा है, आपके पास कार्बन का रोल भाई बहुत ज्यादा है। इसको बल्कि जो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, उसका राजा भी कहा जाता है। कार्बन पे तो अलग से चैप्टर भी बना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। यानी कार्बन की विशेषता हमारे पास बहुत सारी है। अब उसी को मद्देनजर रखते हुए पहले कार्बन के बारे में लिखो, इसकी परमाणु संख्या, इसकी परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 6 होती है। अच्छा, इसकी परमाणु संख्या तो कितनी होगी, 6, और द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर, जिसका सिंबल क्या है, A12 होती है। एक तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, ये चीज तो थी कार्बन की। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, कार्बन की कैटिनेशन विशेषता उच्च होती है। कि जो कार्बन है उसकी कैटिनेशन विशेषता यानी कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी हाई होगी। अब यहां से समझते हैं मैडम कैटिनेशन शब्द का मतलब क्या है। भाई कैटिनेशन क्या होगा, तो याद रखना है कि जो कैटिनेशन है इसका मतलब होगा जो लंबी चेन बनाता है, यानी कि हु मेक्स द लॉन्ग चेन। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है, उसी को हम क्या कहेंगे, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अच्छा, ये बात तो आपके पास किसकी थी, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसमें चैन आपकी क्या होगी, लंबी। अब चैन का मतलब क्या है, यानी कि कुछ इस प्रकार से जो कार्बन का है वो स्ट्रक्चर बनता है, और इसको कितनी ही लंबी चेन बना लो, कोई इसकी लिमिट नहीं है। एक तो कार्बन की ये विशेषता ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट लिखो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन तो मैडम हमें समझ में आया, कार्बन क्या होगा, कार्बन किसे कहेंगे, लेकिन कार्बन से ही क्या क्या हमें मिल सकता है। तो कार्बन के 4 रूप जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला होगा डायमंड, डायमंड यानी कि हीरा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, ग्रेफाइट। सेकंड होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट आपके पास होगा ग्रेफिन, ग्रेफिन। और उसके बाद आपके पास होगा बक मिनिस्टर फलरेंस, बक मिनिस्टर फलरेंस। डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफिन, बक मिनिस्टर फलरेंस, जिसको हम साथ ही क्या कहते हैं, फलरेंस। यानी कि आपके पास बकी होल, इसको भी आपको याद रखना है। वैसे सारी विशेषता हम पढ़ेंगे, हीरा क्या है, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफिन क्या है, ये फलरेंस क्या है, इतनी बड़ी स्पेलिंग, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे पढ़ना है, कहाँ इन चीजों का यूज होगा, कितना किसमें क्या करना है, वो सारी चीज हम इसमें पढ़ेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले पहले ध्यान से सुनो। हीरा जो है, देखो हीरा होता है आपके पास हार्ड, हार्ड यानी कि कठोर। अब हीरे की अगर बात करें कि हीरा प्राप्त कहाँ से होगा, जो कोयले की खान्स होती है आपकी, जो कोयल माइंस होती है, वहीं से हमें क्या प्राप्त होता है, डायमंड यानी कि हीरा।
दूसरा, अगर बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट आपके पास कहाँ से प्राप्त होगा? देखो ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन से ही मिलके बना है। चारों परत, चारों फोम ही आपकी किसकी है? कार्बन की है। क्वेश्चन अगर आए कार्बन की सबसे शुद्ध रूप, सबसे प्योर फॉर्म कौन सा है? कार्बन से तो चारों ही बने हैं, कोई एडिशन इनमें कुछ अलग से ऐड नहीं है। तो आंसर फिर भी क्या आएगा? डायमंड यानी कि हीरा। अगर पूछे सबसे शुद्ध रूप कौन सा होगा तो आपके पास डायमंड यानी कि हीरा ही होगा। अच्छा, ये बात तो आपके पास कार्बन के इस अपरूप की थी। दूसरा, जो आपके पास ये है ग्रेफिन, ये भी किससे बना है? बना तो आपके पास कार्बन से ही है, पर ग्रेफिन की ना एक विशेषता आपको अच्छे से याद रखनी है। क्या? जितनी भी आप ये देखते हो ना बुलेट प्रूफ जैकेट्स, आपके मोबाइल के स्क्रीन गार्ड्स, वो सारे ही किससे बने हैं? ग्रेफिन से बने हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है बकमिनिस्टर फलरेंस। जितनी स्पेलिंग इसकी लंबी है, कॉन्सेप्ट उसका उतना ही छोटा है। कैसे? इसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि उसका स्ट्रक्चर। देखो हम फुटबॉल देखते हैं बेटा, फुटबॉल कैसी होती है आपके पास? कुछ इस प्रकार से। ज्यादा चित्रकारी तो मुझे आती नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगी कि जैसे ये फुटबॉल होगी आपकी, उसी प्रकार से कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर किसका होगा? बक मिनिस्टर फलरेंस का। अब क्वेश्चन आता है इसको हम क्यों पढ़ें, क्या चीज इसमें आएगी? इससे बनते हैं दो क्वेश्चन। पहला, बक मिनिस्टर फलरेंस या फिर फलरेंस किसका अपरूप है? तो क्या होगा आपके पास? कार्बन का। दूसरा, ये कितने कार्बन से मिलके बना है? तो इसमें याद रखना है आपके पास ये कितने कार्बन से मिलके बना है? 60 यानी कि 60। देखो रफली मैंने आपको चारों का इंट्रो करवाया है, किसे क्या कहेंगे, किसका क्या मतलब है, क्या किसकी विशेषता है। तो बाकी जितनी भी चारों की विशेषताएं हैं, जो चीज इसमें आपको पढ़नी है, कितनी आपके पास हद तक जाएगा, वो चीज करेंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर, क्योंकि कार्बन आपका जितना सिंपल आपको दिखता है उतना नहीं है। वो कहते हैं ना, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। तो आगे की चीज आपकी आएगी नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ज्यादा आपके पास कुछ मैंने इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करवाया कि आपको एक वीडियो में दिक्कत आए। जितना हो रहा है साथ के साथ करते चलो। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप ऑफलाइन बैचेस को ले सकते हो, वो चीज आप चूज करो, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और समय की बर्बादी आपका ही नुकसान करवाएगी। तो इसीलिए बिना देर किए हमारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को भी आप विजिट करें, नोबल एकेडमी नरवाना के अंदर। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए लास्ट में आपको सबसे पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं। भगवान करे आप और आपका परिवार सुख में हो और दिवाली आपके लिए और अच्छी नई खुशियां लेकर आए। और खुशियों के साथ साथ थोड़ी सी मेहनत भी करोगे तो और डबल खुशी होगी, है ना। तो इस चीज को बनाए रखते हुए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।